नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। कुछ स्वार्थी टाइप के लोग सभी समाज में होते हैं, सभी तरह के होते हैं। मुझे लगता है उन लोगों ने जो संघर्ष उनका है, अगर वे पढ़े लिखे लोग, जो आपने सवाल किया, अगर वो पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा और समझ जाते हैं उसको, या समझ जाएं, तो मुझे लगता है बहुत आगे की तरफ। ममता का मरहम है, करुणा का सागर है, राष्ट्रीयता का मर्म है अम्बेडकर। कि जिस आरक्षण से एक वो समाज जो बहुत ही दलित था, पददलित था, प्रताड़ित था, शोषित था, उसने जीना सीखा, ऐसा मैं मानता हूँ। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, शुक्रिया सभी का। मैं सुदेश कुमार मेरा मूल नाम है, लेकिन बहुत सारे साथी मुझे सुदेश तनवर के नाम से जानते हैं। मैं इसी गांव में पैदा हुआ, यानी कि रजोकरी मेरा गांव है। मेरा मूल जन्म तो 2 अप्रैल 1963 है, लेकिन ऑफिशियल जो जन्मदिन है वो मेरा 12 जुलाई 1962 है। मैं शुरुआत से ही बहुत सारे संघर्षों में पनपा, जन्म लिया मैंने, और मेरे कुछ साथी थे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की। मैं पहली से लेकर 12वीं क्लास तक पड़ोस में ही स्कूल है, जब आप एंट्री किए होंगे तो स्कूल है, उस स्कूल में मैं पढ़ा। और उसके बाद जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे पता नहीं था मेरा एडमिशन कहाँ हुआ है, लेकिन मेरे एक साथी थे, आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें नौकरी की ज़रूरत है, और अगर आप नौकरी कर सकते हैं, अगर आप नौकरी जल्दी चाहते हैं तो आप स्टेनोग्राफी कर लीजिए। मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे, तो मैंने एडमिशन का ख्वाब छोड़ दिया और मैं टाइपिंग शुरू करता था। टाइपिंग में जानता था, बहुत अच्छी टाइपिंग मेरी थी, तो मैंने स्टेनोग्राफी से शुरुआत की। और मैं एसएससी से पहले ही उसमें मेरा चयन हुआ। 28 जून 1982, जो अब दिल्ली सरकार है, पहले दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, वहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई। और मेरी ज्वाइनिंग जो है उस ज़माने के सेल्स टैक्स में हुई। वहाँ मुझे कुछ माहौल अच्छा नहीं लगा। कुछ साथी थे जो उस तरह की जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी, आज भी पसंद नहीं है। वहाँ हमेशा पैसे की बात होती थी, और सुबह से शाम तक वहाँ काम नहीं, पैसे का काम होता था, और शाम को वहाँ काम होता था, जो मुझे पसंद नहीं था। मेरे कई अफसरों से भी अनबन रही इस मामले को लेकर। फिर मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और मैं पीए बना। पीए होने के बाद फिर मैंने फिर एक एग्ज़ाम दिया, फिर मैं पीएस बना। और मैं इस गांव का लगभग, मुझे लगता है कि शायद सबसे पहला अधिकारी हूँ जो जिसकी स्टैंप लगती थी। उससे पहले 2 ऑफिसर हुआ करते थे, जब उनके पास हम लोग जाते थे। तो आज वो उसमें 1-2 लोग तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी उस ज़माने में बहुत मदद की। जब मैं पीएस बना, पीएस बनने के बाद 28 साल मैं अधिकारी रहा, और मेरे गांव के लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत मिली, बहुत प्यार मिला। उसके बाद मैं केंद्र सरकार में आया। केंद्र सरकार में WCD में मेरा पोस्टिंग हुई, महिला बाल विकास विभाग। उसके बाद उससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर में था। उसके बाद मैं होम मिनिस्ट्री का जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, जिसमें PM हाउस है, वो भी उसी में आते थे। मैं वहाँ लगभग 4.5 साल मैंने काम किया, और काम करते करते मैं अपने कैडर में सबसे बड़े मुकाम पर मैं पहुँचा 1 जुलाई 2016 में। ये मेरे कैडर की लास्ट पोस्ट थी, और मैं अपने सभी साथियों का, मैं अपने सभी मातहत जो मेरे साथ काम किया उनका, मैं अपने सभी अधिकारियों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बड़ी प्रेम मोहब्बत मिली। शायद ये मेरे स्वभाव में थी कुछ चीज़ें, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैं इसी महीने यानी कि जुलाई में रिटायर हुआ, और रिटायर होने के बाद मैं आपके सामने हूँ। आज एक छोटा सा आयोजन है। ये आयोजन मैंने अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, आप सभी के लिए, सभी यार दोस्तों के लिए, ये है कि एक यादगार बन जाए और सब लोग नए पुराने मित्र मिलें। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो लोग भी मिलेंगे जो मेरे बचपन के साथी थे। किस तरह का आपका जो अनुभव है जी,
क्योंकि जिस वर्ग से आप आते हैं उस वर्ग के खासकर अधिकारी जी। वर्ग ये कहता है कि नौकरी में हमें घुटन महसूस होती थी, अब हम समाज के लिए काम करेंगे या आगे का जो जीवन है उस समाज को समर्पित है। तो आपका क्या अनुभव रहा नौकरी के नहीं, मेरा अनुभव ये है कि मैं समाज में नौकरी करते करते समाज का काम करता था, इसलिए मेरे लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। बहुत सारे साथी मुझे यहाँ जानते भी होंगे, परिचित भी होंगे। पढ़ते पढ़ते ही मैंने लेखन की शुरुआत की और मैं कई जो सम्मानित दिल्ली और दिल्ली के बाहर के जो संगठन हैं उनमें मैंने काम किया। मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छे साथियों से मुलाकात हुई। जैसे जब मैं लिखता था तो मेरी एक पहली किताब आई जिसका नाम था रात के शहर में। उसका नाम था रात के शहर में क्यों रखा है, इसका कारण था कि एक रात हो रही है, रात के शहर में एक खिड़की है, उस खिड़की में एक दिया जल रहा है। वो अंधेरे में एक दिया जल रहा था, वो एक प्रतीक था कि आप उजाले की तरफ जाएं। उससे पहले मैं एक सामान्य लेखन मेरा हुआ करता था और मैं सामान्य बातें किया करता था। बाबा साहब के बारे में मुझे बहुत ज्ञान नहीं था, उस तरह का अनुभव नहीं था। बस इतना सा पता था जैसे आमतौर पर सबको पता है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है या बाबा साहब समाज सुधारक थे, इतना ही मुझे पता था। लेकिन मैं खुशकिस्मती कहें, मेरी जो ससुराल है यमुना पार की है और यमुना पार के लोग आपको पता है कि दिल्ली के जागरूक लोगों में माने जाते हैं। ऐसा मैं आज भी फ़ख्र के साथ ये बात बोलता हूँ। उनसे मेरा संवाद हुआ और फिर मेरी शादी भी हुई है। मेरी शादी बौद्ध परंपरा से हुई, बौद्ध परिवार से हुई। मेरी परिवार के लोग यहाँ आए हुए हैं। उसके बाद मेरे को एक टर्निंग पॉइंट मिला। मुझे लगा कि जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, जो अभी तक हम लोग लिख रहे थे, उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है। हाँ, गुंजाइश ही नहीं, बहुत ज़रूरत है। और ज़रूरत इतनी थी कि मेरे गांव में मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत मिलता है। मुझे ही नहीं, मेरे गांव वैसे बहुत ही शांति प्रिय गांव है। कभी कोई झगड़ा, कभी कोई, आपने सुना नहीं होगा कभी इस गांव का नाम। तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हुआ। उसके बाद बहुत नए पुराने साथी जो मिले, जैसे एक मैं दलित लेखक संघ का नाम लूँगा यहाँ पे। दलित लेखक संघ में मैंने काम किया। मुझे 3 बार उसका महासचिव बनने का अवसर प्राप्त हुआ। कई बड़े बड़े लोग जैसे डॉक्टर तेज सिंह है, प्रोफेसर तेज सिंह, माननीय सूरजपाल चौहान जी, विमल थोराट जी, कुसुम वियोगी जी, मोहनदास नैमिषराय जी, जयप्रकाश करदम जी, हाँ, हीरालाल राजस्थानी जी, अनीता भारती जी, रजनी तिलक जी, उन सब के साथ एक साझा हमने शुरुआत की। बड़ा अच्छा लगा। और फिर हमने एक अम्बेडकरवादी लेखक संघ की स्थापना की। हमें लगा कि कुछ और बेटर करना चाहिए। उसमें मेरे कुछ और नए युवा साथी आए, जिसमें अजय नावरिया थे। हालांकि अजय नावरिया अम्बेडकरवादी लेखक संघ में नहीं थे, लेकिन वो एक अम्बेडकरवादी लेखक की तरफ जाने की कोशिश करते रहे। उसमें सूरज बड़त्या हैं और प्रोफेसर चौथीराम यादव का नाम आपने सुना होगा या राजेंद्र यादव का नाम सुना होगा। उन्होंने हम लोगों को बहुत पुश किया समाज के प्रति, जिसमें मुद्रा राक्षस थे, आपने नाम सुना होगा, बहुत पुराना नाम है। इस तरह के लोगों के साथ। रिटायरमेंट के बाद आपकी आगे की रणनीति क्या है? हाँ, मेरी रणनीति है कि मैं कुछ परिवार का काम करूँगा, यानी कि परिवार को कुछ अपने जीवन का हिस्सा दूंगा, जैसे सामान्य तौर पर होता है। लेकिन मेरा ज़्यादातर समय समाज के बीच रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और समाज में बहुत ज़रूरत है हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की, और ख़ासकर जो शिक्षित है, मैं उनकी बात करूँगा। बहुत तरह के लोग पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन शिक्षित नहीं हुए हैं। जैसे कि मान्यवर भी कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते रहे कि हम शिक्षित तो बने लेकिन हम जागरूक नहीं बने। शिक्षित का मतलब है जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप शिक्षित होने का आपका कोई मतलब नहीं है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप पहले से विद्रोही किस्म के आदमी रहे हो। तो आपने नौकरी करते हुए कितनी दिक्कतें आई आपको? नहीं, मुझे नौकरी में दिक्कत इसलिए नहीं थी कि मेरा जो दूसरा पक्ष था वो ज़्यादा विद्रोही था, इसलिए वो विद्रोह मैं समझता ही नहीं था उसको कुछ। जैसे आपको ताज्जुब होगा कि जब मेरे गांव में ना यहाँ स्टोन क्रशर्स हुआ करते थे, आज से लगभग 30 साल पहले, 30-31 साल पहले। और क्रशर बहुत पॉल्यूशन फैलाते थे। इस गांव में बहुत सारे लोग जो स्टोन क्रशर की वजह से समय से पहले ही चले गए। हालांकि वहाँ एक तरफ पैसा बनता था, दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें थी जो तकलीफ़ देती थी घर को, समाज को, गांव को। तो मेरा संघर्ष वहीं से शुरू हुआ और वो संघर्ष इतना बड़ा, हालांकि
उसमें बहुत सारे लोग बड़े नाम थे, बड़े नाम आज कहाँ से। हमारे लोग डरते हैं ना नौकरी करते हुए, अपना नाम भी नहीं बताते हैं, और आप उनसे नहीं हाँ नहीं, मैंने कभी, मेरे साथ कभी इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, या यूँ कह सकते हो कि मैंने कभी उस तरह की चीज़ों की परवाह नहीं की। ये तो आप समझते हैं कि भेदभाव जो है हर तरह का है, सब जगह मौजूद है, वो ज़र्रे ज़र्रे में है। जैसे वो कहते हैं ना कण कण में राम है, मैं कहता हूँ कण कण में वो सारी चीज़ है जिसके आप बात करते हो, ये है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को बचकर काम करते रहना ज़रूरी है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। कुछ स्वार्थी टाइप के लोग सभी समाज में होते हैं, सभी तरह के होते हैं। मुझे लगता है आप सब पढ़े लिखे ही हैं और आप काम कर रहे हैं। मैं इस अवधारणा में विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि बाबा साहब को उन लोगों ने जो संघर्ष उनका है, अगर वे पढ़े लिखे लोग, जो आपने सवाल किया, अगर वो पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा और समझ जाते हैं उसको, या समझ जाएं, तो मुझे लगता है बहुत आगे की तरफ जाएगा। रिटायरमेंट के बाद कुछ राजनीतिक लालसा? नहीं, मेरी कोई राजनीतिक लालसा नहीं है। मैं समाज का काम करूँगा और जब राजनीति में आऊँगा तो फिर खुलकर बात करूँगा। धन्यवाद। सर, समाज की कैसे सेवा करेंगे? अब आप रिटायरमेंट हो गए हैं। मैं दो तरह की चीज़ें अपने जीवन में करना चाहूँगा। एक बच्चों की शिक्षा, और दूसरा मैं स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट पर काम करूँगा। ये 2-3 चीज़ मेरे दिमाग में है, उस पर मैं चाहूँगा कि मैं लेखन कार्य जारी रखेंगे? हाँ बिल्कुल, लेखन मेरा, बल्कि अभी पिछले 2 साल से मैंने बहुत कुछ लिखा। कोरोना काल में मैंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी जो बहुत लोगों को पसंद नहीं है। कोई कवि सुना के नहीं, कोई कविता नहीं मैं सुना पाऊँगा, लेकिन हाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं सुनाता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ राहुल भाई हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। मैं उनके सामने उस फील्ड में कुछ भी नहीं अपने आप को मानता हूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो कविता है वो वैचारिक कविताएं हैं। जैसे कुछ कविताओं के छोटे छोटे अंश हैं। जैसे एक कविता है मेरी, उस कविता का शीर्षक है लड़ाई। उसमें एक जगह मैं बोलता हूँ, मंदिर उनका घर है, शमशान दुकान। आप समझ सकते हैं, मेरा इशारा समझ सकते हैं। एक कविता है मेरी छोटी सी बहुत, उसका शीर्षक ही मंदिर है। उसमें केवल 7 शब्द हैं। आओ, चढ़ाओ, जाओ, हम संभाल लेंगे। ये हो रहा है। धन्यवाद। और एक छोटी सी कविता, अब जब आपने कविता की बात कही दी, एक छोटी सी कविता है, वो 15 शब्द है मेरी इस कविता में, और वो मेरी जो माटी के वारिस मेरा जो संग्रह है उसकी पहली कविता है। हमारे माननीय अचल दुसाद जी जो है उसको हिंदू मैथोलॉजी की, अर्थशास्त्र की बहुत ज़बरदस्त कविता मानते हैं। और वो कितनी ज़बरदस्त है मुझे नहीं पता। उसका शीर्षक है वह जहाँ भी जाता है पहले मंदिर बनवाता है, फिर मज़े से खाता है, वह। ये छोटी सी कविता है। और मैंने बाबा साहब पर एक कविता लिखी थी जो माननीय विवेक साहब पर को समर्पित की। मैंने एक नई पहल की कि मेरी जितनी भी कविता है वो किसी न किसी को समर्पित है। और अगली कड़ी में भी मैं इस अवधारणा को आगे लेके जाऊंगा। तो वो कविता है अम्बेडकर। मैं मानता हूँ कि उसका शीर्षक ही अम्बेडकर है। मेरी जो संग्रह है मेरा घर वापसी, उसकी पहली कविता है अम्बेडकर। चूल्हे की आँच है, दिए की लौ है, क्रांति की ज्वाला है अम्बेडकर। ममता का मरहम है, करुणा का सागर है, राष्ट्रीयता का मर्म है अम्बेडकर। ये छोटी सी कविता है, छोटी छोटी कविताएं हैं। मुझे लगता है ये कुछ विद्रोही टाइप की कविताएं भी हैं। जैसे एक कविता है, आप सब समझते हैं, आप प्रेस के आदमी हैं, मतलब सोशल मीडिया के आदमी हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम कहते हैं, आप समझते हैं कि कवि जो है वो बातें सीधे नहीं बोलता है, लेकिन जो वो बोलता है वो बहुत मारक होती है। जैसे एक कविता है, एक छोटी सी कविता, मैंने उसका शीर्षक रखा था पहले मदारी, बाद में मुझे लगा कि ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैंने उसका शीर्षक है हम हैं ना। छोटी सी कविता है और मुझे लगता है आपका समय हो रहा है, फिर आगे बात करेंगे। आखिरी सवाल आपसे जी। जो सरकार चल रही है देश में, वो निजीकरण करती जा रही है। दलितों को आरक्षण लगभग नहीं मिलेगा, ख़त्म सा होता जा रहा है। ऐसे में दलित कैसे आगे आ पाएंगे, या फिर आरक्षण के बिना फिर आगे बढ़ पाएंगे, मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे दलित? मैं इसका जवाब इस कविता के बाद दूँ। उसका शीर्षक है हम हैं ना। उसका शीर्षक है हम हैं ना। लूटो, खसूटो, बटोरो। लूटो, खसूटो,
बटोरो सरका दो, डुगडुगी बजाते, उंगलियां नचाते, हाथ हिलाते, हम हैं ना, हम हैं ना। तो आप सब बहुत जागरूक लोग हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश में जो मीडिया है वो दो तरह का मीडिया है। एक वो है जिसे हम पारंपरिक मीडिया बोलते हैं, और एक वो है जिसने इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखा है। अगर वो मीडिया नहीं होता तो मुझे लगता है अब तक बहुत सारी चीज़ें बहुत बदरूप हो चुकी होती हैं। आपका सवाल आरक्षण की जहाँ तक बात है, अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरी जो पहली कविता मैंने अभी सुनाई आपके सामने, वह जो कविता है वो उन लोगों का पूरा आरक्षण है वहाँ पर। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस आरक्षण पर कभी दूसरे लोग बात नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे लोग बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के पास संसाधन नहीं है। दूसरे लोगों के हिस्से में कुछ ना कुछ है। हालांकि आरक्षण से हम लोग जो आज यहाँ पहुँचे हैं वो हम लोग आरक्षण से ही पहुँचे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आरक्षण मैं ऐसा मानता हूँ कि वो अल्टीमेट नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ों को स्वयं बदलना पड़ेगा। और जहाँ तक वर्तमान व्यवस्था की बात है, ये बहुत ही घातक प्रक्रिया है जो चल रहा है, और इसके बहुत ही भयानक दुष्परिणाम होंगे कि जिस आरक्षण से एक वो समाज जो बहुत ही दलित था, पददलित था, प्रताड़ित था, शोषित था, उसने जीना सीखा। ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आरक्षण नहीं होता तो हम लोग सब यहाँ पे मौजूद नहीं होते। उसने जीना सीखा, लेकिन कुछ शातिर ताकतें वो नहीं चाहते कि वो समाज जो पारंपरिक विडंबनाओं से बाहर आ रहा है वो बाहर निकले। मैं इशारों में ये बात आपके सामने कहूँगा। बाकी बहुत सारी बातें होंगी, अब आगे समाज में काम करेंगे। और अभी सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद। आप लोग आए, राहुल भाई के मेरे एक बार फ़ोन करने से आप लोग आए, मुझे अच्छा लगा। और मेरे गांव में, इस रजोकरी गांव में आप आए। ये जो मंदिर का एक कॉम्प्लेक्स है, मेरे गांव का एक पीछे मंदिर है, महादेव मंदिर बोलते थे। महादेव बहुत पुराना जो पुरखों का ये एक तरह से जगह थी। यहाँ पे एक जोड़ है पीछे, उस जोड़ के बाद यहाँ पे मतलब ये मंदिर बना। इस तरह के 2-3 मंदिर हैं मेरे गांव में। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी मंदिर से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो मंदिर के लोग हैं उन्हें हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी मौका मिलेगा तो कब बात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आप सबका।